नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएसए के 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट जो मिस्टर जो बाइडन हैं, इनके जो H1B या फिर अगर ब्रॉडली बात करें इमिग्रेशन को लेके जो प्लान्स हैं, उसमें माना जा रहा है कि यूएसए के कंप्लीट इमिग्रेशन सिस्टम को ये ओवरहॉल करने वाले हैं। कंप्लीट सिस्टम की ओवरहॉलिंग यानी कि बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम अपनी जो डिस्कशन है उसको सीमित रखेंगे टू दी H1B प्लान्स, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फायदा होने वाला है वो इंडियंस को फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं, किस पर्टिकुलर तरीके से भारतीयों को ये लाभ पहुंचाएगा। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे चल रही है बिग दिवाली सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय द कोर्स ऑफ यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। राइट, जून 2020 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में थी। उस टाइम पे इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे H1B वीज़ास को सस्पेंड करने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पे जितने भी लोग H1B वीज़ास के तहत अमेरिका में अप्लाई करते हैं वो अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर मेन एम ओवर हेयर वॉज टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन जॉब्स, टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन वर्कर्स, जिसके चलते कोई भी नया एप्लीकेंट यहाँ पे वो रिसीव नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ना केवल H1B वीज़ा बल्कि फॉरेन वर्क के कितने भी वीज़ास थे, L1 थे, उसके बाद एक L5 होता है, इन सभी को वो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसके कुछ टाइम के बाद जब कोविड-19 की वहाँ पे जो स्ट्रेस था वो कम हुआ, जो मामले आने थोड़े कम भी हुए, लेकिन उसके बावजूद अक्टूबर 2020 की बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर और लगाना शुरू कर दिए। दे हैड अनाउंस्ड न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द H1B नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम, which it said is aimed at protecting the American workers. So first America and American workers को प्रोटेक्ट करने का जो इनका मेन स्लोगन था, इसी के चलते ये वाले कदम यहाँ पे लिए जा रहे थे। लेकिन now that you know the results of the elections are almost final, यहाँ पे जो बाइडन को प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित कर दिया गया है। बाइडन के जो प्लान्स थे, इन्होंने अपने कैंपेन में पहले ही बता दिए थे अपनी मैनिफेस्टो के थ्रू कि हम यहाँ पे H1B की जो वीज़ा लिमिट है उसको बढ़ाने वाले हैं, एंड सेकेंडली हम कंट्री कोटा हटाने वाले हैं फॉर ग्रीन कार्ड्स। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि दोनों चीज़ें किस तरीके से भारत के हक में काम कर सकती हैं। सबसे पहले बाइडन ने जब अपना अभियान चलाया था, उस टाइम पे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था विच वॉज इशूड बाय द बाइडन कैंपेन, उसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। एन इमिग्रेशन सिस्टम विच क्राउड्स आउट हाई स्किल्ड वर्कर्स in favor of only entry level wages and skills threatens the American innovation and competitiveness. Very clearly इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अमेरिका में नहीं आने देता या फिर उनको यहाँ से बाहर निकालता है, वो अमेरिकन इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को लंबी रन में जाके ऑलमोस्ट थ्रेटन करता है। इसीलिए यहाँ से एक मैसेज ऑलमोस्ट क्लियर था कि इमिग्रेशन सिस्टम का बदलाव तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक्स और जो रिपब्लिकन्स हैं, इन दोनों का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन है, सबसे बड़ा जहाँ पे इनकी राय नहीं मिलती है, वो आई थिंक इमिग्रेशन सिस्टम को लेके ही है, जहाँ पे दोनों के विचार ऑलमोस्ट एकदम एक्सट्रीमली अलग अलग हैं। यहाँ पे इनके तहत माना जा रहा है अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ जो बाइडन, यहाँ पे इमिग्रेशन रिफॉर्म्स काफ़ी बड़े स्तर पे होने वाले हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होने वाले हैं, जिसमें दो बड़े रिफॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ हाई स्किल्ड वीज़ाज हैं, इनकी मात्रा यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, इसमें H1B को भी इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंडली जो लिमिट लगाई जाती है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज पे बाय कंट्री, इसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात चल रही है। हालांकि जो सेकंड वाला है, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इसको करने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी, एंड ये देखना होगा कि वो कानून पास होता है या नहीं। लेकिन एटलीस्ट एजेंडा में, एटलीस्ट विजन में ऑलरेडी इन्होंने ये डाल दिया है। हम दोनों के बारे में अलग से बात करेंगे, क्या होता है H1B, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज, इन द फ्यूचर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये जो दोनों अगर फ़ायदे यहाँ पे हो जाते हैं, अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे वाकई में लागू हो जाती हैं, माना जा रहा है कि यहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, ट्रंप प्रशासन के चलते उन्होंने
H1B वीजा होल्डर्स को तो परेशान किया ही किया, इनफैक्ट जो H1B वीजा होल्डर्स के स्पाउसेस थे उनकी वर्क परमिट्स को भी यहाँ पे रिवोक कर दिया था। सो इट वाज अ डबल जेपडी फॉर एनीबडी हु वाज होल्डिंग दी H1B वीजा। लेकिन अब यहाँ पे काफी ज्यादा राहत मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं H1B वीजा के बारे में। सो देखिए, अगर आप इससे वाकिफ नहीं है कि H1B वीजा क्या होता है, सो फॉर एग्जांपल आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं जैसे कि विप्रो है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको यहाँ पे ये वाली कंपनी यूएस में काम करने के लिए भेज रही है। जस्ट एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। सो इस केस में आपको H1B वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और यहाँ पे H1B वीजा के लिए आपको एप्लीकेशन जो होती है वो 3 साल के लिए आपको काम करने की अनुमति मिलती है यूएसए में, और ये वाली अनुमति उसके बाद एक्सटेंड भी की जा सकती है। लेकिन इसमें ये वाले जो वीजाज होते हैं दे आर ओनली फॉर दी हाई स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, यानी कि आप ब्लू कॉलर वर्कर होने ही चाहिए, हाई स्किल्ड वर्कर होने ही चाहिए, तभी आप H1B वीजा कैटेगरी के लिए यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा विच अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पे काफी हद तक डिपेंड करती हैं इस केस में टू हायर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज ईच ईयर फ्रॉम कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना। सो कई सारे यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो इंडिया और चाइना से कई सारे एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। इसमें अमेरिकन कंपनीज भी होती हैं, इनफैक्ट इंडियन कंपनीज जिनके अमेरिकन ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पे इस चीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नाउ H1B वीजास को लेके जो पहले सीन था, आई टोल्ड यू, अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था कि हम यहाँ पे नई एप्लीकेशंस लेंगे ही नहीं जब तक कि हम कोविड-19 से बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। तो इस चीज को लेके जो बाइडन ने ऑलमोस्ट सर्टनली बता दिया है कि हम यहाँ पे इस चीज को ओवरहॉल करने वाले हैं। सेकेंडली, कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास को आपने जो जिस नाम से सुना होगा, इट इज वेरी सिंपली नोन एज ग्रीन कार्ड, ठीक है। सो ग्रीन कार्ड क्या होता है? इट बेसिकली अलाउज द माइग्रेंट्स टू गेन लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस इन द यूएस इन ऑर्डर टू एंगेज इन द स्किल्ड वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप H1B वीजा में जाते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा पे जाते हैं या फिर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो इस केस में कानूनन तौर पे आपको स्थायी निवास का प्रावधान भी देता है अमेरिका। सो आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस भी ले सकते हैं इन द यूएसए। इसमें क्या है कि इसमें ओवरऑल यूएसए ने एक कैपिंग की हुई है, ठीक है। ओवरऑल कैपिंग यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं हम उनसे अमेरिका में कितने लोगों को ग्रीन कार्ड देंगे सालाना? केवल 1,40,000 लोगों को सालाना ये ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंट्रीज में कुछ लोगों को मिलता है, कुछ कंट्रीज में कुछ लोगों को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सिंपल सी प्रॉब्लम का उदाहरण अगर आपके सामने पेश करूं, फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है इंडिया से, इंडिया की फैमिली में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं। इन 4 लोगों में से किसी एक इंसान को ग्रीन कार्ड मिल चुका है और वो यहाँ पे यूएसए में परमानेंट रेजिडेंस भी ले चुका है। नाउ जो बचे हुए 3 लोग हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। इस केस में क्या होता है, इस एक इंसान को तो मिल चुका है लेकिन इन तीनों को नहीं मिला। सेकेंडली क्या होता है, मान लीजिए कि इन तीनों को भी यहाँ पे दे दिया गया है। नाउ होगा क्या कि अगर 1,40,000 की कैपिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है तो इवन दो इनके पास अप्रूवल तो है लेकिन ये यूएस से जा नहीं पाएंगे जब तक उनकी बारी नहीं आती, जब तक वो वाला अगला साल नहीं आता जहां पे उनके पास वो रूम है कि हाँ अब हम वो जा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे ग्रीन कार्ड को लेके चल रही थी, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा को लेके चल रही थी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके भी जो बाइडन ने यहाँ पे ये कहा है कि हम ये जो कैपिंग है इसको यहाँ पे हटाने का एक नया कानून लेकर आएंगे। नाउ अगर आप देखें इसमें जो हम एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास की बात कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इंडिया में इसमें लगभग 50% एप्लीकेंट्स जो हैं वो इंडिया से होते हैं और चाइना से मात्र 13% एप्लीकेशंस ही जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इनफैक्ट माना जा रहा है कि हो सकता है कि शायद कानून लाना उतना आसान ना हो, बिकॉज बाइडन को इस कानून को कांग्रेस में लाना होगा और कांग्रेस वाले पता नहीं इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन एटलीस्ट बाइडन के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करते के थ्रू ये यहाँ पे एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ये वाला रिफॉर्म लाने वाला है इसमें एटलीस्ट फास्टर प्रोसेसिंग जरूर हो सके एंड मोर रीजनेबल एडजुडिकेशंस भी यहाँ पे स्थापित हो सकें, जिससे एटलीस्ट चीज़ों में थोड़ी तेज़ी आनी शुरू होगी।
सो ये दूसरा रिफॉर्म है जो कि मैं पर्सनली मानता हूं ज़्यादा बड़ा रिफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा ओवरहॉलिंग रिफॉर्म है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वाकई में ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। सो एज यू कैन सी, इंडियंस इन द ग्रीन कार्ड क्यू जो लाइन में लगे हुए हैं, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे हाईलाइट बन रही है ऑफ द न्यू इमिग्रेशन प्लान्स। फाइनली अगर हम देखें, कई सारे पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, इनको भी यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में कहीं एनरोल होते हैं यूएसए में और आप स्टेम में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ में कहीं काम कर रहे हैं, उस केस में यूएसए आपको वेलकम करेगा, बिकॉज यूएसए ये मानता है अंडर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कि आप यहाँ पे काफ़ी बड़ा योगदान कर सकते हैं टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी। इसीलिए हम आपको यहाँ वेलकम करेंगे, हम आपको यहाँ पे एक अच्छा इमिग्रेशन का सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। फाइनली अगर हम देखें, एज आई वाज टेलिंग टू यू अबाउट द ग्रीन कार्ड प्रॉब्लम, सो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हट जाती हैं, सो दिस विल डेफिनेटली यूनाइट फैमिलीज। सो इसमें बाइडन बिलीव्स दैट कीपिंग फैमिलीज टुगेदर एंड अलाउइंग एलिजिबल इमिग्रेंट्स टू जॉइन देयर अमेरिकन रिलेटिव्स on US soil is critically important, but the current system is poorly designed with per country caps. So as I told you, per country cap की वजह से क्या होता है, वो एग्जाम्पल को याद कीजिए जहाँ पे 4 लोग भारत से थे एक परिवार में, जिसमें एक इंसान चला गया है, बाकी 3 नहीं गए हैं, सो वो दिक्कत यहाँ पे आती थी। सो यहाँ पे इवन अगर आपका मान लीजिए अप्रूवल आपको मिल चुका है, तब भी आपको कई साल वेट करना पड़ता था टू बी रीयूनाइटेड विद योर फैमिलीज। और ऑब्वियसली यूएसए से इंडिया आना जाना भी इतना आसान नहीं है, टिकट्स काफ़ी महंगी होती हैं। सो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे माना जा रहा है सुधार हो सकते हैं। H1B को लेके ऑलमोस्ट डेफिनेट है सुधार होना। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज / ग्रीन कार्ड्स को लेके देखना बाकी है कि सुधार किस तरीके से आगे जाके होगा। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।